एक साधु की कहानी आप सभी ने सुनी होगी। एक दिन वह नदी में नहाता था कि अचानक उसकी नजर एक बिच्छू पर पड़ गई। बिच्छू पानी में डूब रहा होता है। साधु उस बिच्छू को बचाने चला जाता है। आश्चर्य है कि साधु उस बिच्छू को बचा रहा होता है और बिच्छू यह बात नहीं समझ पाता। ऐसे ही जीवन में भी होता है। कई बार व्यक्ति को पता ही नहीं चल पाता कि उसका तारणहार कौन है। खैर, साधु बार बार बिच्छू को बचाता है और बिच्छू है कि बार बार वह साधु को डंक मार देता है। यह प्रक्रिया कई बार दुहरती है। बार बार साधु बचाता है और बार बार बिच्छू डंक मार देता है। इस पूरे दृश्य में गौर करने वाली बात यह है कि बिच्छू का अपना स्वभाव है, जबकि साधु का अपना। जब बिच्छू अपने स्वभाव को छोड़ने को राजी नहीं है तो साधु अपने स्वभाव को कैसे छोड़े। यही पूरे जीवन की कथा है। यहां दो शक्तियां सदा विद्यमान रहती हैं, प्रकाश और अंधकार की भांति, सृजनात्मक और विध्वंसात्मक, कल्याणकारी और विनाशकारी। दोनों अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सदा पुरजोर कोशिश में लगी रहती हैं। दोनों ध्रुवों की शक्तियां किसी भी परिप्रेक्ष्य में एक दूसरे से कम नहीं होती। समान कह सकते हैं लेकिन कम नहीं होती, क्योंकि समान होने के कारण ही शायद ये दोनों शक्तियां अनंत काल से मौजूद हैं और जिनके बीच संघर्ष का उपक्रम सदा से जारी है और सदा इसी तरह जारी रहेगा। ये दोनों ध्रुव व्यक्तियों की जीवन धारा का एक अमिट सत्य है, शायद प्रतीक की भांति। दो विपरीत शक्तियों की तरह यह उनके स्वभाव का हिस्सा होता है, जिसे वे अपने रुधिर के साथ लेकर पैदा होते हैं। और यह एक सर्वविदित और सर्वस्वीकृत तथ्य है कि आदमी कुछ भी बदल ले, स्वभाव नहीं बदल पाता। ऐसे ही सृजन की लालिमा लिए पूरब पट्टी की धरती पर एक लाल जन्मा, जिसे बाबा हरगुन की संतति होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि का वह धनी था, जिसका परचम आज भी उसके चारों ओर लहराता जा रहा है। जिस जमाने में 3rd डिवीजन पास होना एक बड़ी बात हुआ करती थी, उस जमाने में हाई स्कूल में 72% लाकर पूरा विद्यालय टॉप कर दिया था। उसकी लेखनी ऐसी कि जैसे ताजमहल की दीवारों पर कला के रहनुमाओं ने नक्काशी की हो। उसने अपनी हस्तकला से कई लोगों की लेखनी को परिष्कृत भी कर दिया। उसे अगर मौका मिलता तो शायद जीवन में कोई ऐसा शिखर नहीं था जिसे वह प्राप्त नहीं कर सकता था, मगर जीवन ने उसकी कर्म भूमि को बैंकिंग सेक्टर के रूप में निश्चित किया था, जहां पर उसकी छवि को निर्मित करने में उसकी अपनी बुद्धि और विवेक ने सदा अमिट भूमिका निभाई है। बैलेंसिंग का वो अतुलनीय महारथी है। उसके कंधों पर सवार होकर स्वयं सेवा और भक्ति अभिमान से भर जाती हैं और उसके लिए उसका कर्म ही उसका धर्म है, जो कदम कदम पर उनका मार्गदर्शन करती रहती हैं। उसके व्यक्तित्व के बारे में कहते चलो तो बस कहते ही चले जाओ, पूर्ण विराम तो आने से रहा। जीवन के हर पड़ाव पर वह अपने सिद्धांतों से कभी डिगा नहीं, कभी हिला नहीं। भारतवर्ष की अंतर चेतना जिस एक सूत्र में पूरी तरह समाविष्ट हो जाती है, उसी सूत्र का प्रतिपादन उसने अपने पूरे जीवन काल में सतत किया। वह सूत्र है वसुधैव कुटुंबकम। उस अद्भुत व्यक्तित्व के हजारों आयाम हैं और जिस बगीचे का वह फूल है, उसकी चंद पंखुड़ियां आपके सामने आज प्रस्तुत हैं, जिसकी सुगंध यदि किसी के नासापुटों में भर जाए तो उसका पूरा जीवन सुवासित हो जाए। आज उसी व्यक्तित्व की हस्तलिखित लिपि, उसके लेख को सुनते हैं, जिसमें एक अभूतपूर्व दर्शन छुपा हुआ है और जो परिवार को एक सूत्र में बांधने का गुरु मंत्र सिखाता है। आज की युवा पीढ़ी उस मंत्र को सीखकर परिवार की स्वायत्तता को बचा सकती है और टूटते रिश्तों और संबंधों के बीच जोड़ने की एक अनवरत धारा पैदा कर सकती है। तो चलिए सुनते हैं उस लेख को, जिसका शीर्षक है फूल की चंद पंखुड़ियां। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। गलती करना, हो जाना मनुष्य का स्वभाव है, परंतु गलतियां दोबारा न हो, उन्हें सुधार लिया जाए, यह मनुष्य की महानता है। मेरा मानना है कि संतान उत्पत्ति अपने वश में है
यह मनुष्य का श्रेय लेना गलत है। संतान उत्पत्ति तो ईश्वरीय देन है, बस मनुष्य उस क्रिया में एक माध्यम मात्र है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र से कहता है कि मैंने तुझे पैदा किया है, तो यह उसका भ्रम है, क्योंकि यदि ऐसा सही होता तो वे लोग पुत्र के लिए परेशान क्यों रहते हैं जिनके यहां पुत्र की आस में कई पुत्रियां पैदा हो जाती हैं, अथवा पुत्री के लिए परेशान व्यक्ति के यहां पुत्री की आस में कई पुत्र पैदा हो जाते हैं, अथवा लोग निसंतान क्यों रह जाते हैं। पुत्र पिता से ज्यादा तेज, कर्मठ व प्रभावशाली हो सकता है। पिता को पुत्र पर यह कहकर कि हमने तुम्हें पैदा किया है, किसी चीज को थोपना उचित नहीं है। पुत्र को यह मानकर कि माता पिता ने उसे पैदा किया है, केवल अपने माता पिता का सम्मान करना, सब कुछ बर्दाश्त करना 100% सही नहीं है, क्योंकि माता पिता से बहुत दूर रहकर भी अपने माता पिता तुल्य अन्य लोगों की भी वही पुत्र माता पिता की ही तरह सम्मान व आदर देता है। एक ही परिवार में तमाम पारिवारिक रिश्तों के लोग एक ही छत के नीचे जीवन यापन करते हैं। उनमें से सभी सदस्यों के विचार एक जैसे नहीं होते, फिर भी सामंजस्य स्थापित कर एक साथ रहते ही हैं। मेरा मानना है कि पति पत्नी, पिता पुत्र, बाप बेटी, माँ पुत्र, भाई बहन आदि में सबका एक तरह का विचार नहीं होता, फिर भी सामंजस्य बनाते हुए इन रिश्तों को बखूबी निभाते हैं। यदि इसी सामंजस्य के दायरे को बढ़ाया जाए तो अपने खून के रिश्तों जैसे चाचा चाची, बड़े पापा मम्मी, दादा दादी, चचेरे भाई बहन, चचेरी भाभियां आदि के साथ भी हमारे संबंध मधुर हो सकते हैं। ऐसे में लोकोक्ति भाई जैसा हित न भाई जैसा दुश्मन से भाई जैसा दुश्मन को विलुप्त किया जा सकता है। मनुष्य को सिद्धांतवादी होना ही चाहिए। बिना सिद्धांतों के अपना कोई वजूद नहीं होता। सिद्धांतों पर अमल करना जंगली बांस जैसा होना चाहिए। बांस एक ऐसा जंगली पेड़ है जिसके पास अपार शक्ति व मजबूती होती है। उसकी अपनी सुरक्षा विकास के लिए मजबूत कटीली टहनियां होती हैं। पृथ्वी में दूर तक फैली व समाई हुई मजबूत जड़ें होती हैं। वहीं दूसरी ओर एक जंगली पेड़ रेड़ का ऐसा होता है जिसके पास न ही मजबूत तना और न ही मजबूत सुरक्षा कवच व जड़ें होती हैं, फिर भी उसका स्वभाव तन कर सीधे खड़े रहने का होता है। जब तेज हवा का तूफान आता है तो वही बांस जो तमाम शक्तियों सुरक्षा कवच से परिपूर्ण रहने के बावजूद अपने स्वभाव में लचीलापन होने के कारण तूफान की दिशा में झुक जाता है, वह तूफान के समापन पश्चात पुनः लगभग अपनी पूर्व की स्थिति में आ जाता है। जबकि रेड़ का पेड़ स्वभाव में लचीलापन न होने के कारण हवा की दिशा में तो झुकता है, परंतु या तो टूट जाता है अथवा अपनी पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाता है। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव बांस जैसा रखने बनाने का प्रयास करना चाहिए, न कि रेड़ के पेड़ जैसा। अन्यथा वह अपने सिद्धांतों का रेड़ के पेड़ की तरह अनुपालन करने कराने में अपना अस्तित्व भी खो सकता है। मानव को प्रयास करना चाहिए कि वह जिस भी रूप में हो, जैसे पिता पुत्र, भाई बहन, माँ बेटी, भतीजी, चाचा चाची, पति पत्नी आदि पारिवारिक रिश्ते, साथ ही मित्र पड़ोसी, गुरु शिष्य, पार्टनर आदि अपना रोल बखूबी तरीके से निर्वहन करे एवं किसी भी समस्या, शिकायत व अन्य मामलों में अपने को सामने वाले के स्थान पर रखते मानते हुए चिंतन व व्यवहार करे, तो मेरा मानना है कि जीवन की अधिकतर समस्याएं अपने आप दूर हो सकती हैं। एक ही छत के नीचे जीवन यापन करने वालों को चाहिए कि सुबह होते ही परिवार का एक एक सदस्य पूरे दिन को परिवार के सभी सदस्यों के सहयोग से अच्छी तरह बिताने का शुरुआत करे। ऐसे में प्रातः काल से ही मधुर वाणी, छोटों को स्नेह व बड़ों को सम्मान देने जैसा व्यवहार होना चाहिए। मेरे विचार से यह एक अच्छी शुरुआत का तरीका हो कि एक दूसरे अपने स्वभाव अथवा छोटे बड़े का भाव रखने के अनुसार दिन की शुरुआत सुबह के नमस्कार एवं हल्की मुस्कान लाते हुए कुशल क्षेम से करें तथा कम से कम 24 घंटे में एक बार एक ही समय व जगह पर एक साथ भोजन करने का प्रयास करें।
किसी भी सदस्य की शिकायत, परिवार के विकास आदि से संबंधित बिंदुओं, समस्याओं के निदान हेतु परिवार के सभी सदस्यों को खुलकर अपना विचार रखना चाहिए तथा खुलकर तर्क वितर्क होने चाहिए। तर्क वितर्क ऐसे होने चाहिए जो अस्तरीय हों। तर्क वितर्क के समय हम किससे बात कर रहे हैं, इस भाव का रहना परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए जरूरी है। बहस के दौरान छोटे बड़ों का ख्याल होना चाहिए। सभी सदस्यों को सभी की मर्यादा व सम्मान का ख्याल रखना चाहिए ताकि तर्क वितर्क बहस झगड़े का रूप न ले सके। ध्यान रहे कि मनुष्य की सकारात्मक सोच हमेशा उन्नति के रास्ते पर ले जाती है, जबकि नकारात्मक सोच अवनति के रास्ते की तरफ धकेलती है। इसलिए जीवन में सकारात्मक सोच रखें व जीवन में दिए गए प्राप्त रोल को बखूबी निभाने का प्रयास करें। तो ये रही जीवन की वह सिखावन जिसमें भारत की सच्ची आत्मा बसती है। मुझे अति प्रसन्नता होती है कि जिस बगीचे के फूल की यह सुगंध है, मैं भी उसी बगीचे का एक छोटा सा पौधा हूं। आज जीवन में जो कुछ भी मैं सोच पाता हूं, खोज पाता हूं, जो भी मैं रच पाता हूं, कह पाता हूं, वह सब उसी फूल की खुशबू से आप्लावित होने का परिणाम है। हरगुन बाबा की उस बगिया के इस मकरंद का नाम है श्री फूलचंद, जिनका पुत्र होने का सौभाग्य मुझे इस जीवन में प्राप्त हुआ है और जिसके लिए सदा मैं ईश्वर का ऋणी रहूंगा। धन्यवाद।